तो ज्यामिति में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन रूल और कॉस रूल। ठीक, तो यहाँ पर बोला जाता है कि ज्यामिति में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हैं आपके साइन रूल और कॉस रूल। ये ऐसा क्यों बोला जाता है? तो इसका कारण ये है कि यदि आप किसी भी त्रिभुज में यदि आप कोण निकालने के लिए बोला जा रहा है तो वहाँ पर आप साइन रूल लगा दीजिए और आपका प्रश्न बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर यदि आपसे किसी त्रिभुज में यदि भुजा निकालने की बात की जा रही है और आप किसी प्रकार से भुजा नहीं निकाल पा रहे हैं तो वहाँ पर कॉस रूल सबसे ज़्यादा अच्छा रूल होता है वहाँ पर उस त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए। ठीक, तो कोण निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला साइन रूल और भुजा निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है आपका कॉस रूल। ठीक, तो इन्हें हम समझेंगे, इन डिटेल समझेंगे और इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी, तो उन्हें भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है साइन रूल। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक वृत्त बना हुआ है, ये परिवृत्त है। परिवृत्त क्यों है? क्योंकि यह त्रिभुज को बाहर की ओर से पूरी तरह से घेरे हुए है, इसीलिए ये एक परिवृत्त है। ठीक, तो यहाँ पर यदि इस त्रिभुज की बात की जाए तो इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, इस त्रिभुज को हमने नाम दिया ए बी सी। अब यहाँ पर हम पहले से ही जानते हैं कि ए के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की भुजा बी होती है और सी के सामने की भुजा सी होती है। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया। ये जो आपका ए शीर्ष है यहाँ से बी सी भुजा पर एक लंब डाल दिया। ठीक, ये हमने एक लंब डाल दिया। अब लंब जब कभी भी डाला जाता है तो आप अच्छे से जानते हो कि वहाँ पर वो क्या करता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों साइड। अब यहाँ पर आप देखोगे कि तो यहाँ पर ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी और इसी के साथ साथ यदि ये जो आपका लंब है इसे हम ए डी नाम दे देते हैं तो यहाँ पर आप दो त्रिभुज और देखोगे, दो समकोण त्रिभुज। वो दो समकोण त्रिभुज क्या होंगे? ए डी बी और ए डी सी। यहाँ पर हमें दो समकोण त्रिभुज और मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम यदि इसकी बात करें तो जैसे कि ये ए डी जो है इसे हम नाम दे देते हैं एच, यानी कि हाइट है ये, तो हमें इसे एच नाम दे दिया। अब कोई भी आपका एक त्रिभुज हुआ तो उसमें आप अच्छे से जानते हो कि 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर पहला कोण ये, दूसरा कोण ये और तीसरा कोण ये। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए डी बी की। ठीक, ए डी बी, इस त्रिभुज की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि ये दो जो त्रिभुज बन रहे हैं अब इस त्रिभुज के अंदर, तो यहाँ पर ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। और समकोण त्रिभुज के लिए आप अच्छे से जानते हो कि जब कभी भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आपने लाल बट्टे कक्का पढ़ा होगा। तो लाल बट्टे कक्का में आप अच्छे से जानते हो कि साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यही होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक, ये बात आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका त्रिभुज है ए डी बी। इस त्रिभुज की बात की जाए तो इस त्रिभुज में लंब क्या होगा आपका एच और यहाँ पर कर्ण क्या होगा आपका सी होगा। ठीक, और कोण होगा आपका बी। ठीक, जैसे कि हम बी कोण की बात करें, जैसे कि साइन बी, तो साइन बी बराबर क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है? हाइट, और कर्ण क्या है? सी। ठीक, तो एच बटे सी ये हो जाएगा। और यदि हम एच की वैल्यू निकालने की बात करें तो एच की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? एच बराबर हो जाएगा साइन बी इंटू सी। ठीक, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम त्रिभुज की बात करें ए डी सी, यदि हम ए डी सी त्रिभुज की बात करें तो ए डी सी त्रिभुज में साइन सी की बात करें क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण, हाइट तो आपकी यही रहेगी, बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा? तो कर्ण आपका चेंज होकर ये वाला हो जाएगा बी। ठीक, तो कर्ण हो गया बी। अब यहाँ पर यदि हम हाइट निकालने की बात करें तो हाइट कैसे निकलेगी? साइन सी इंटू बी, यही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ पर यदि हम इन दोनों को
देखिए अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों को कि यहाँ पर साइन बी इंटू सी जो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एच की है। ठीक, इसी प्रकार से साइन सी इंटू बी ये किसकी वैल्यू है, ये भी आपकी एच की वैल्यू है। यानी कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही एच की वैल्यू है। एच की वैल्यू हम ये भी बोल सकते हैं, एच की वैल्यू हम ये भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, ये दोनों यदि ये दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे कि साइन बी इंटू सी इज इक्वल टू साइन सी इंटू बी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोनों को हमने बराबर रखा। अब बराबर रखने के बाद यदि हम इनका पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, साइन बी और यहाँ पर ये जो बी है ये इधर आ जाएगा पक्षांतर होकर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इज इक्वल टू साइन सी अपॉन ये वाला जो सी है ये पक्षांतर होकर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सी। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि साइन बी और साइन सी इन दोनों और इनकी सामने वाली भुजाओं इन दोनों के बीच में क्या हुआ, हमें रिलेशन मिला। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अब ये जो आपकी हाइट है ए डी आप इसे भूल जाइए। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले जो शीर्ष लिया था वो क्या था, ए शीर्ष से बी सी भुजा पर लंब डाला था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप इसे भूल जाइए। अब आप इसे याद रखिए, यहाँ पर क्या है, बी शीर्ष है और बी शीर्ष से हम क्या कर रहे हैं, एक लंब डाल रहे हैं। ठीक, और किस भुजा पर डाल रहे हैं, ए सी भुजा पर। अब ये लंब डाला गया है तो आपको अच्छे से पता है कि ये क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसी त्रिभुज के अंदर दो नए त्रिभुजों का निर्माण करेगा। और इसे हम नाम दे देते हैं, जैसे कि इसे हमने नाम दे दिया ई, नाम दे इधर ई रख देते हैं। ठीक, जैसे कि ये हो गया बी ई। ठीक, ये लंब जो है उसका नाम रख दिया बी ई। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इसे हाइट भी तो बोलेंगे, ये क्या है हमारा, इस त्रिभुज की हाइट भी तो हो जाएगी। अब यदि इसे हमने हाइट बोला तो यहाँ पर ये आपके दो नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। ठीक, दो नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। त्रिभुज क्या हुआ, बी ई सी और दूसरा त्रिभुज बी ई ए। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जैसे कि हम बात करें बी ई सी की, तो यहाँ पर हम सी जो एंगल है इसे हम साइन मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर साइन सी इज इक्वल टू हाइट आपकी ये हो जाएगी तो एच अपॉन, और इसका कर्ण क्या हो जाएगा, तो देखिए आप ये वाला जो त्रिभुज है इसका कर्ण क्या होगा, ए होगा। ठीक, ध्यान से देखते चलिए। अब यहाँ पर यदि हम एच की बात करें, यहाँ पर तो एच निकालने की बात करें तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सी। ठीक, साइन सी इंटू ए। ठीक, यही हो जाएगा आपका। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पर इस वाले कोण की बात करते हैं, कोण ए की। ठीक, कोण ए की बात करें तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाइट आपकी रहेगी एच अपॉन, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा सी। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम एच की बात करें तो एच की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, साइन ए इंटू यहाँ पर सी। ठीक, तो यहाँ पर h की वैल्यू हमारी ये फाइंड हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर साइन c इंटू ए ये किसकी वैल्यू है, h की है, और साइन a इंटू सी ये किसकी वैल्यू है, तो ये भी h की वैल्यू है। यानी कि ये दोनों ही यदि h की वैल्यू हैं तो ये दोनों क्या हुए, समान हुए। तो यदि हम इन दोनों को समान करें तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। जैसे कि हमने बोला साइन सी इंटू ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू सी। ठीक, अब इनका यदि पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर साइन सी अपॉन ये सी इधर आ जाएगा पक्षांतर होकर, इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ये वाला ए जो है पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा। ठीक, तो ये छोटी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें साइन ए, साइन बी और साइन सी, यानी कि साइन ए, साइन बी और साइन सी,
यानी कि बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी सी त्रिभुज की, तो इसमें साइन ए, साइन बी और साइन सी, इन तीनों कोणों और इन कोणों के सामने वाली भुजाओं का हमें क्या हुआ, रिलेशन पता लग गया। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, साइन ए की बात करें तो साइन ए की वैल्यू है साइन ए बटे ए। जैसे कि हम रखेंगे यहाँ पर साइन ए अपॉन ए हो जाएगा, इज इक्वल टू बराबर हैं। ठीक, ये देखिए ये दोनों यदि एक दूसरे के बराबर हैं तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों, ये देखिए साइन सी अपॉन सी ये बराबर है साइन बी अपॉन बी के, तो यहाँ पर आप देखिए साइन सी अपॉन सी ये बराबर है साइन ए अपॉन ए के, तो यानी कि ये सभी क्या हुए, आपस में बराबर हुए। ठीक, तो साइन ए बटे ए, इसी प्रकार से साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ठीक, यही है साइन सी अपॉन सी, साइन ए बटे ए, साइन बी बटे बी। ठीक, क्लियर है। अब ये जो होता है, ये क्या होता है कि यदि हम इसका रेसिप्रोकल करें तो ये क्या होता है कि ए बटे साइन ए इस प्रकार से बोलेंगे, और बी अपॉन रेसिप्रोकल करना आप अच्छे से जानते ही होंगे। ठीक, साइन बी हो जाएगा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये जो बिंदु है आपका, इसी प्रकार से जब हम एक और लंब डालेंगे तो आपका यही बिंदु बनेगा। ठीक, तो ये जो आपका एक बिंदु है, इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की ये जो आपकी दूरी होती है, ये आपकी परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। कन्फर्म है। जब ये परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी तो इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब ये जो कैपिटल आर जो होता है, यानी परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, तो ये जो होता है यह परिवृत्त की त्रिज्या का दुगना कहलाता है। ठीक, क्या होता है, दुगना होता है। ठीक, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छी समझ आ गई होगी, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोण के सामने वाली भुजाओं के अनुपात। यहाँ पर ये जो आपके रेशियो होते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती हैं उनके फिक्स रेशियो होते हैं। यहाँ पर ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होते। यदि आपको कोई त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज में एक भुजा की यहाँ पर लंबाई दी गई है, तो वहाँ पर यदि आपसे दूसरी भुजा पूछी जा रही है तो वहाँ पर आप रेशियो को रखकर इससे इसका मान निकाल सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से कैसे करते हैं तो वो हम बताएंगे, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है ये। यहाँ पर हमने आपको साइन के मान और कॉस के मान ये दोनों ही लिख दिए हैं, ये आपको 100% याद रहने ही चाहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के त्रिभुज देखने को मिलते हैं 90%। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक आपको समकोण त्रिभुज दिखा, जैसे कि हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज देख लेते हैं, इसे हमने नाम दिया ए बी सी। ठीक, और जैसा कि हम अच्छे से जानते ही हैं कि ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री है। ठीक, और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का, ठीक, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि हमने बोला साइन ए कितना है आपका 60 डिग्री। ठीक, इसका रेशियो साइन बी कितना है आपका 30 डिग्री। इसके बाद साइन सी 90 डिग्री। ठीक, अब आप यहाँ पर देखोगे इनके रेशियो कैसे निकालते हैं, हम आपको रेशियो निकालना बता देते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए साइन 60 का मान कितना होता है
तो √3/2, तो यहाँ पर हम रख देंगे √3/2, ठीक। इसके बाद sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2, 1/2। इसके बाद sin 90 का मान, तो sin 90 का मान होता है 1, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो 2 है इसका इससे इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा 2√3, ठीक। इसके बाद इसका इंटू इससे होगा तो ये क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 और 2 आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा √3 और इसके बाद यहाँ पर 1, ठीक। इतना कन्फर्म है। इसके बाद यदि हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, यदि इसे हम भिन्न के रूप में चेंज करें, जैसे कि ये भिन्न के रूप में चेंज है तो इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, ठीक। सभी लोग अच्छे से जानते हैं, तो नीचे वाले 1 का 1 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक, जैसे कि यहाँ पर 1 है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 2 का इस 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/2, तो यहाँ पर 1 पहले से ही है, ठीक, /2। तो यहाँ पर ये जो आपके कोण होंगे sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री और sin 90 डिग्री, इनके सामने वाली भुजाओं के रेशियो सदैव हमेशा ही यही रहेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पर sin 90 डिग्री है तो sin 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसका रेशियो कितना होगा, तो sin 90 के सामने वाला 2, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 रेशियो होगा इसका, और यहाँ पर sin 30 के सामने वाली भुजा का रेशियो कितना होगा 1, तो sin 30 के सामने वाली भुजा इसका 1 हो जाएगा। और इसके बाद sin 60 के सामने वाली भुजा √3, sin 60 के सामने वाली √3, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि आपको एक त्रिभुज और देखने को मिलता है, यहाँ पर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। और आपने अच्छे से सुना ही होगा, जब एक त्रिभुज होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, क्या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो उसमें यहाँ पर एक यदि यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल हो तो यहाँ पर ये भी क्या होगा 45 डिग्री का एंगल ही होगा, ठीक, क्योंकि 90 90 180, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी, ठीक। अब यहाँ पर इनके रेशियो निकालते हैं, जैसे कि तो इनके रेशियो क्या रहेंगे, जैसे कि sin A कितना है आपका 45 डिग्री, इसके बाद sin B 45 डिग्री ही रहेगा, ठीक। और इसके बाद sin C ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक, 90 45 45, ठीक। अब इनके जो रेशियो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, जैसे कि हमने पहले निकाले थे, क्या sin 45 का मान कितना होता है, तो sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक। इसके बाद sin 90 का कितना होता है, तो sin 90 का होता है 1। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ पर इंटू होगा तो ये √2, और यहाँ से यहाँ पर इंटू होगा तो ये भी √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 1। तो sin 45 के सामने वाली वो जो भुजा होगी उसका रेशियो सदैव कितना होगा 1 रेशियो होगा, ठीक। और इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर 45 और 90 डिग्री इन दोनों में यदि रिलेशन निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे कि इसे हम भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर √2 का 1 में इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का 1 में होगा तो वो 1 रहेगा, तो 1 का 1 में करेंगे तो वो 1 रहेगा, ये तो 1 पहले से ही है, और इसका √2 का 1 में करेंगे तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका √2, ठीक। और यहाँ पर इनका रिलेशन जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक। तो sin 45 के सामने वाली भुजा का रेशियो जो रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक। और sin 90 के सामने वाली भुजा का रेशियो √2 रहेगा, ठीक। यहाँ पर देखोगे आप sin 90 के सामने वाली भुजा का रेशियो 2 था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हो चुके हैं, ठीक। जब एंगल चेंज हो जाएंगे तो वहाँ पर मान भी आपका क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये निकालना हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है
√2 है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके सामने वाली भुजा का रेशियो यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर कितना रहेगा 45, यहाँ पर भी 1 रहेगा आपका, और यहाँ पर 90 के सामने वाली तो क्या हो जाएगा √2। ठीक, इनका रेशियो सदैव इतना होने वाला है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत ही काम की चीज़ है, इसे आप याद रखिए। क्वेश्चंस में किस प्रकार से पुट करनी है ये हम आपको कुछ समय बाद बताएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें पढ़ना है अब कोसाइन रूल, जिसे हम हिंदी में कोज्या का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो इसे देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारे एक त्रिभुज है जिसे हमने नाम दे दिया ABC। ठीक, और यहाँ पर ये आपका A कोण है, ये आपका B कोण है और ये आपका C कोण है। ठीक, और आपको अच्छे से पता ही है कि A के सामने वाली भुजा A होती है, B के सामने वाली भुजा B होती है और C के सामने वाली भुजा C होती है। ठीक, अब यहाँ पर हम ये जो कोसाइन रूल पढ़ रहे हैं इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कि ऐसे हम यदि cos A बोलें, ये वाला जो कोण है इसके लिए हम बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने बोला cos A इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिए, ये जो आपका कोण है इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम छोड़ देंगे, तो हम क्या लेंगे B और C। तो हमें करना है, देखिए भुजाओं की बात कर रहे हैं हम। ठीक, ये आपकी भुजा है B और ये भुजा है आपकी C और ये भुजा है आपकी A। ठीक, तो यहाँ पर B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस कर देना है सामने वाली भुजा को। ठीक, A का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू B इंटू C, B इंटू C, आपको सिर्फ इतना करना है। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई है तो फिर से देख लीजिए। यहाँ पर हम कोण B की बात करते हैं, तो यहाँ पर cos B इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी B होगी, इसे हम छोड़ देंगे, हम क्या लेंगे A और C। तो यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, C का स्क्वायर, और माइनस किससे करेंगे सामने वाली भुजा को। ठीक, तो माइनस B का स्क्वायर, ठीक, अपॉन 2 इंटू A इंटू C। ठीक, क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पर देख लेते हैं C के बारे में। तो cos C इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा क्या है C है, इसे हम छोड़ देंगे तो किसे लेंगे A और B को। तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस किसे C को। ठीक, C स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A इंटू B। ठीक, काफ़ी इजी फॉर्मूले हैं। ठीक, आपको हमेशा क्या करना है, सामने वाली भुजा को छोड़ देना है, इर्द गिर्द वाली भुजाओं को लेना है। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि इसका डिस्क्रिप्टिव प्रूफ चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, इसलिए हम यहाँ पर सीधे आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि आपको इसका भी प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको प्रूफ बता देंगे। ठीक, तो इसका नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि आपके साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों से ही संबंधित है। साइन रूल और कोसाइन रूल जिनसे संबंधित आपके जितने भी आपके टाइप अब तक पूछे जा चुके हैं वो सारे ही टाइप आप यहाँ पर देखोगे। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका सबसे पहला प्रश्न है। ठीक, ये प्रश्न जो है ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये टाइप आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और है
जो कि इसी प्रकार का है, वो भी टाइप आपका के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो दोनों को ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद हम और भी प्रश्न देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसे ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर 45 डिग्री। ठीक, तो इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का नाम है ABC, A, B और C। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कोण B बराबर 60 डिग्री, यानी कि ये क्या है 60 डिग्री है। इसके बाद कोण C बराबर 45 डिग्री, तो कोण C बराबर 45 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है भुजा AB 16 सेंटीमीटर, तो ये जो AB भुजा है ये आपकी 16 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है और पूरे ही त्रिभुज ABC का। ठीक, और यहाँ पर बोला गया है यदि AD लंब है BC पर, यानी कि BC ये जो भुजा है इस पर AD एक लंब है, यानी कि यहाँ से हमने ये एक रेखा खींची तो ये क्या हुआ AD, और ये क्या है लंब है। और लंब जब कभी भी होता है तो आपको 100% पता ही है कि वो क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों साइड। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपका 90 डिग्री है और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री है। ठीक, कोई भी कैसा भी त्रिभुज हो उस पूरे त्रिभुज में हमने आपको एक ही बात बताई, सदैव उनके अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना आपका ABC, दूसरा त्रिभुज बना आपका ADB और तीसरा त्रिभुज बना आपका ADC। यदि हम ADC इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका 45 डिग्री का एंगल है और ये आपका यदि 90 डिग्री का एंगल है तो आप 100% कह सकते हो कि ये भी आपका क्या होगा 45 डिग्री का ही एंगल होगा। ठीक, ये आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। ठीक, और यदि ये आपका 45 डिग्री का एंगल है तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला जो त्रिभुज है ABC, यदि आप इसे देखते हो तो 60 और 45 105 होते हैं और इसे 180 पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा 45 के साथ साथ हमें 30 भी रखना होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, आपको पता है अच्छे से। ठीक, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो हमने आपको कुछ रेशियो बताए थे, जैसे कि यदि हम 60 डिग्री के सामने वाले की बात करें तो 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसका रेशियो क्या होगा, तो उसका रेशियो सदैव रहता है √3। ठीक, और यहाँ पर 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसका क्या होता है 1 होता है, और यहाँ 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसका क्या होता है 2 रेशियो होता है। लेकिन ये रेशियो कब होते हैं, तब आपका कोई समकोण त्रिभुज ऐसा हो जिसके कोण 90, 60 और 30 होंगे, तभी आप इस प्रकार से रख सकते हो। और हमने आपको पहले ही बताया है अभी कुछ समय पहले ही कि ये आपके चेंज भी हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका और इसका हमें रेशियो मिल चुका है। अब इसके बाद यदि हम बात करें, यदि ये आपका एक 45 डिग्री का एंगल है और ये भी आपका एक 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर त्रिभुज ADC ये क्या हुआ, ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, कन्फर्म है। यदि दो कोण समान हैं तो उसकी दो भुजाएं भी समान होंगी, क्योंकि त्रिभुज की प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि समान हो तो उसके आमने सामने वाले जो कोण होंगे वो भी आपके समान होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि ये दोनों कोण समान हैं तो ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है ये दोनों समान होंगी। जब ये दोनों भुजाएं समान लंबाई की हैं तो यदि इसकी रेशियो √3 है तो इसका भी रेशियो आपका √3 होना चाहिए, कन्फर्म। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 2x का रेशियो यदि 16 है, ठीक, 2x का जो रेशियो है वो 16 है। जैसे कि हम यहाँ पर करके बताएं 2x का रेशियो कितना है 16 है, तो x का रेशियो हमें कितना मिलेगा 8। ठीक, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, तो यहाँ पर इसका मान कितना आया हमारा 8 आया। ठीक, B से लेकर D तक की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ C से लेकर D तक इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसे आप बोलोगे 8 और √3, इसका इंटू करोगे तो 8 √3। ठीक, अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये क्या है एक लंब है और लंब जो है AD
इसका रेशियो कितना है √3, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 8√3। कन्फर्म है, इतना कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इस प्रश्न को सॉल्व करने की बात करें तो हमसे सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल पूछा गया है यहाँ पर, और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है कि सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, या फिर इसे हाइट बोल देते हैं। ठीक, हाइट बोल देते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि लंब कितना है इसका 8√3, यानी कि हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं 8√3। ठीक, यहाँ पर इसका बेस जो है, बेस कितना है, तो आप बेस देखोगे तो बी से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक ये हमें पूरा ही काउंट करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 + 8√3, तो हम इसे बोलेंगे 8√3, 8, यहाँ पर 8 + 8√3। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें क्या करना है 1/2 से इंटू करना है सिर्फ। ठीक, इतना ही करना है एरिया निकालने के लिए। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये प्लस में है दोनों संख्याएं, तो हमें क्या करना होगा दोनों में ही डिवाइड करना होगा 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8 + 2 चौक 8। ठीक, 4 + 4√3। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो इंटू करना है हमें किससे 8√3 से। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन करते हो तो 8 चौक 32, 32√3 प्लस, अब इसके बाद 8 चौक 32 और यहाँ पर √3 और √3 आपको अच्छे से पता है कि √3 का √3 में आप इंटू करते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ हमारा 3 बचता है। और ये 3 क्यों बचता है ये हमने आपको घातांक करनी वाले टॉपिक में अच्छे से बताया था और बीजगणित वाले टॉपिक में भी बताया है। ठीक, तो उसे आप देख लीजिएगा किस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे ओनली 3 रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 32√3 प्लस 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 32√3 प्लस 96, ये हमारा आंसर आ जाएगा एरिया। ठीक, किसमें है सेंटीमीटर में है तो इसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में भुजा AD भुजा BC को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लें, ये हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ठीक, ये हमारा एक ABC त्रिभुज है और यहाँ पर बोला गया है AD भुजा BC को, यानी कि BC भुजा को AD, तो यहाँ से AD हो जाएगी ये। ठीक, ये होगी हमारी AD, क्या कर रही है 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक, इसके बाद बोला गया है यदि कोण B 30 डिग्री है तो ये वाला कोण जो है ये 30 डिग्री है और उसके बाद कोण C 45 डिग्री है, कोण C ये वाला कोण ये 45 डिग्री का एंगल है। ठीक, तब साइन कोण BAD साइन कोण CAD इनका रेशियो यहाँ पर हमसे पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम साइन रूल से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक, साइन रूल से इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस तरीके से आप इस प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व कर लोगे। यदि किसी की कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड लगा सकता है, लेकिन अगर किसी की कैलकुलेशन अच्छी है तो मात्र 2 से 3 सेकंड में ही इस प्रश्न को सॉल्व कर लेगा। ठीक, सबसे पहले हम इसे साइन रूल से देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग साइन रूल के बारे में अच्छे से जानते हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कोण लेना होता है और कोण के सामने वाली भुजा को बट्टे में लेना होता है। ठीक, जैसे कि हम साइन रूल से लेते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ये वाला कोण पूछा गया है। ठीक, BAD/CAD एक ये वाला कोण। ठीक, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, BAD इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे हम पहले कोण ले लेते हैं, कोण BAD
अपॉन कॉड बी ए डी अपॉन, यहाँ पर ये वाली भुजा लेनी होगी, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री अपॉन क्या है, ए डी, इसके सामने वाली भुजा ए डी, ठीक, ए डी, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका ए डी इंटू कॉड बी ए डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ आ गया होगा, इसे हम समीकरण 1 बोल देते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर हमसे ये वाला कोड भी पूछा गया है, तो हम इसे ले लेते हैं, तो कोड सी ए डी, इसके बाद कोड सी ए डी अपॉन कोड सी ए डी के सामने वाली भुजा 3 दी हुई है, 3 इज इक्वल टू कोड 45 ले लेते हैं, तो यहाँ साइन 45 डिग्री अपॉन 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ए डी, ठीक, ए डी, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ए डी इंटू कॉड सी ए डी इज इक्वल टू साइन 45, 3 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ये 1/√2 होता है, तो यहाँ पर 3 से इसमें इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/√2, तो हम इसे सीधा ही 3/√2 लिख देते हैं, ठीक, कितना हो जाएगा, 3/√2, ठीक। अब इसे हम क्या करते हैं, सेकंड समीकरण बोल देते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट समीकरण डिवाइड बाय सेकंड समीकरण, ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है ए डी इंटू कॉड बी ए डी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी इंटू कॉड सी ए डी इज इक्वल टू 3/√2, ठीक, यही है हमारा, इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या बचता है, तो यहाँ पर हमारा बचता है कॉड बी ए डी अपॉन कॉड सी ए डी इज इक्वल टू, देखिए 1 जो है इसका इंटू नीचे वाली संख्या में होगा, ये एक देखिए नीचे वाली संख्या भिन्न के रूप में है, तो ऐसे ही भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, तो √2 का ऊपर वाली संख्या में इंटू हो जाएगा और 1 का 3 में इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, √2/3, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी, √2/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा √2/3 इसका आंसर है, ठीक। अब हम आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके आप इस प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक क्या है जिससे कि ये प्रश्न मात्र 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास प्रश्न है, इस प्रश्न में जैसे कि हमने आपको एंगलों के बारे में बताया था, यदि हम इसे, ये एक लंब है 90 डिग्री एंगल और ये एक 90 डिग्री एंगल, ये दोनों ही साइड यदि 90 डिग्री का एंगल है, तो आप ध्यान से समझिए, यदि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 45 डिग्री का एंगल है, तो हम 100% कह सकते हैं कि ये भी आपका 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक, ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया। अब यदि ये एक 90 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री का एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। और हमसे पूछा गया था साइन कोड बी ए डी अपॉन साइन कोड सी ए डी।
साइन कोण BAD अपॉन साइन कोण CAD, इनका हमसे रेशियो पूछा गया था। तो यहाँ पर BAD है BAD, यानी कि 60/45, 60/45। अब आपको अच्छे से पता है कि कोई भी संख्या ऐसी हो कि जिनमें किसी भी एक संख्या से पूर्ण से विभाजित हो जाएं तो वो हमारे रेशियो नहीं कहलाते। जब हमें उनको रेशियो बनाना है तो हमें उन्हें तब तक डिवाइड करते रहना है तब तक कि वह किसी भी एक संख्या से पूर्ण से विभाजित होना बंद ना कर दें। जैसे कि हम यहाँ पर इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले, ठीक। तो यहाँ पर तो 12/9 ये हो जाएगा। अब इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 4/3, ठीक। और यहाँ पर आ रहा है हमारा 4/3। अब ये किसी भी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, तो यानी कि ये हमारे क्या हो गए रेशियो हो गए। यानी कि जहाँ पर रेशियो की मान पूछा गया था तो ये रेशियो बन गए हमारे। और हमारा आंसर क्या निकला था √2/3, यही हमारा आंसर निकला था, याद होगा आपको। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 जैसे का तैसा ही है। यदि 4 की बात करें तो 4 को हम √2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। ये बात आपको अच्छे से पता हो गई कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 को हम √2 लिख सकते हैं और बट्टे 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मात्र 2 से 3 सेकंड में ही आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं यदि इस प्रकार से यदि इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो, ठीक। तो यहाँ पर आपने दोनों ही तरीके देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक प्रश्न है, बड़ी ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। यहाँ पर बोला गया है PR विकर्ण है। ये जो PR जो है इस चतुर्भुज के अंदर ये एक विकर्ण है, ठीक। इसके बाद बोला गया है त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये जो आपका त्रिभुज है PQO, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न हमने पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो आप इतना ही समझ लीजिए, इससे ही आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखिएगा कि ये अब जब कभी भी एक चतुर्भुज होता है तो आप हमेशा ही याद रखिए, उस चतुर्भुज में जब कभी भी कोई विकर्ण बनाया जाता है तो हमेशा ही हमें ये तो पता है कि चतुर्भुज जो होता है उसका प्रत्येक जो कोना होता है, जैसे कि यहाँ पर ये हमने एक चतुर्भुज बनाया तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यदि ये एक वर्ग है या एक ये आयत है, ठीक। आयत हो या वर्ग हो, उसमें सदैव ही ये कोने जो होते हैं ये 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या होता है सदैव ही 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। आपको हमेशा ही एक बात और याद रखनी है, यदि आपको नहीं पता हो तो याद रखिए, जब कभी भी कोई विकर्ण होता है तो विकर्ण सदैव ही यहाँ पर बने हुए कोण को बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम यदि एक लंब डाल दें, जैसे कि हम यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया, ठीक। अब ये लंब है तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। इसे हम नाम दे देते हैं, जैसे कि PQRS, यहाँ पर T नाम दे देते हैं इसे, ठीक। इसे हमने T नाम दे दिया। अब आप ध्यान से समझिएगा, यदि यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होना है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर 90 के सामने वाला 2 होता है और 60 के सामने वाला √3 होता है और 30 के सामने वाला 1 होता है, ठीक। ये हमने आपको पहले ही बता रखा है रेशियो कितने कैसे किस प्रकार से होते हैं, ठीक। अब आप नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये एक 90 डिग्री का एंगल जो है, इस 90 डिग्री के एंगल को ये जो आपका विकर्ण है ये बराबर 2 भागों में बांटेगा। जब बराबर 2 भागों में बांटेगा तो यहाँ पर भी आपका एंगल कितना होगा 45 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पर भी क्या होगा आपका 45 डिग्री का ही एंगल होगा, क्लियर है इतनी सी बात। अब ये आपका 90 है, ये 45 है, तो ये भी आपका 45 ही होना चाहिए, ठीक। ये भी आपका 45 है, ठीक।
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसके सामने वाली ये भुजा, ये वाली भुजा और इसके सामने वाली ये वाली भुजा, ये दोनों ही बराबर हैं। यदि ये इसका रेशियो जो है ये √3 है तो इसका भी रेशियो कितना होना चाहिए, √3 होना चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और मिस हो गई है, यहाँ पर आप याद रखिएगा, SR की जो लंबाई दी गई थी वो आपकी 8 सेंटीमीटर दी गई थी। ठीक, आप इस बात को भी याद रखिए। ठीक, यहाँ पर हम लिख नहीं पाए थे, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दी गई है SR की। अब जो वर्ग जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है वो सदैव समान रहती है। ठीक, ये बात सभी को पता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो वैल्यू हैं ये आपकी रेशियो में है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है त्रिभुज PQO, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम रेशियो से क्षेत्रफल तो नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना होगा, ये जो रेशियो होंगे इनको करेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो करेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ से SR की जो वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, वही आपकी PQ इसकी वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्योंकि ये एक वर्ग है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर PQ इसकी वैल्यू, इसका रेशियो कितना है टोटल, तो इसका टोटल रेशियो है √3 + 1, √3 + 1, ये इसका रेशियो है। √3 + 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो एक रेशियो की वैल्यू होगी आपकी 8/√3 + 1। ठीक, यही होगी। क्लियर है इतनी सी बात। अब ध्यान से देखिए, इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि हर का परिमेयकरण करते हैं। यदि आपको हर का परिमेयकरण नहीं करना आता है, किस प्रकार से किया जाता है, तो वो हम आपको, देखिए हमने आपको घातांक करने वाले टॉपिक में अच्छे से बता दी थी ये सारी चीज़ें। ठीक, तो उसे आप देख लीजिएगा। इसका हम आपको बता देते हैं, जैसे कि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 8/√3 + 1, ये आपका +1 जो है इसका हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे √3, यहाँ पर ये प्लस है ना, इसे हम -1 इस प्रकार से करेंगे, अपॉन √3 - 1 इस प्रकार से करेंगे। ठीक, जहाँ पर यदि प्लस होता है तो वहाँ पर माइनस कर देते हैं, यदि यहाँ पर माइनस होता है तो वहाँ पर हम प्लस कर देते हैं। ठीक, अब यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या सॉल्व कर आता है, जैसे कि यहाँ पर 8 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8√3 माइनस 8 का 1 में करेंगे तो 8। ठीक, अपॉन, इसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर a + b एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरा a - b एक ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, √3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 3 बनेगा। ठीक, यहाँ पर कितना बनेगा, 3 बनेगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1 बनेगा, यानी कि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पर सिंपल रूप से 2 बचा है तो ये जो हमारी कंडीशन है इसमें यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 4 √3 माइनस 2 चौक 8, यहाँ पर 4। ठीक, इतना ही हमारा बचेगा। ठीक, थोड़ी जगह कम है इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक, तो इतना हमारा यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों ही इस त्रिभुज की निकाल सकते हैं। अब देखिए, यदि यहाँ पर PQ इस भुजा की बात करें जो कि इस त्रिभुज का आधार होगा, तो वो क्या है, √3 और 1, √3 + 1 है। ठीक, यहाँ पर देखिए √3 + 1 की आप वैल्यू रखोगे तो एक रेशियो की वैल्यू ये है। ठीक, तो एक रेशियो की वैल्यू तो ये हो जाएगी, तो 4√3 - 4। ठीक, इतना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, और √3 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर यदि इतनी है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें इंटू हो जाएगा, जैसे कि 4√3 - 4, इसमें हमारा √3 से
इंटू हो जाएगा, तो ये हमारा आधार बन जाएगा। ठीक, अब हम इसमें इंटू कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, 4√3 माइनस 4 प्लस, इसका इसमें इंटू करेंगे तो देखिए 4 इंटू √3 से √3 में करेंगे तो ओनली 3 बचेगा। ठीक, माइनस 4√3, ये इतना हो जाएगा 4√3। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका 4√3 है, माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 12 माइनस 4√3, सॉरी 4√3। अब यहाँ पर आप देखोगे तो √3 ये प्लस का है और 4√3 ये प्लस का है और ये 4√3 ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये माइनस का 4 है और यहाँ पर ये प्लस का 12 है, तो यहाँ पर सिंपली हमारा कितना बचेगा, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये 8 सेंटीमीटर हमारा बेस हो गया। अब यहाँ पर यदि इसकी हाइट की बात करें, त्रिभुज की हाइट की, तो ये क्या है √3, √3 की वैल्यू हमारी कितनी है, तो देखिए यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर कर देते हैं 4√3 माइनस 4 इंटू √3, यही तो है। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है 4 इंटू 3 माइनस 4√3, इतना हमारा बन जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 12 माइनस 4√3, इतना आ जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज की हाइट हो जाएगी, त्रिभुज की। ठीक, इतनी सी बात हमें पता लग गई, यहाँ पर बेस हमें मिल चुका है और यहाँ पर हाइट हमें त्रिभुज की मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा ही त्रिभुज का फॉर्मूला रखेंगे, जो कि हमारा होता है, क्या होता है 1/2 इंटू आधार क्या है हमारा 8 है हमारा आधार। ठीक, इंटू ऊंचाई कितनी है 12 माइनस 4√3, यही है हमारा। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये 2 चौक 8 हो जाएगा, 12 चौक 48 माइनस 4 चौक 16√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यदि हम इसे और सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शंस में किस प्रकार से आंसर रखा हो कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर आप देखिए 16 का पहाड़ा आपका आता हो, 16 तिया 48 होता है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 16 तिया 48 माइनस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इस प्रकार से भी हम आंसर रख सकते हैं। ठीक, तो 16 3 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्रकार से आंसर है, ऑप्शन में किस प्रकार से मिलता है हम उस प्रकार से यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में, जैसे कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये है हमारा एक त्रिभुज ABC। ठीक, ABC में AC की वैल्यू है आपकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, तो BC 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद साइन A एंगल दिया हुआ है आपका 2/3, ये वाला जो एंगल है ये दिया हुआ है 2/3। ठीक, इसके बाद एंगल B आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल जो है ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ये काफ़ी इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि हम इसे साइन रूल से इजीली कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो भुजा लेंगे उसके साथ साथ उसका एंगल होगा, जो भुजा लेंगे उसके साथ साथ उसका एंगल होगा। ठीक, तो यहाँ पर A अपॉन साइन A, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पर B एंगल पूछा गया है। ठीक, तो B अपॉन साइन B। ठीक,
साइन बी। अब इसके बाद ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर अपॉन साइन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो साइन ए की वैल्यू दी हुई है 2/3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर अपॉन साइन बी हमसे पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे इसका इंटू इसमें हो जाएगा, यानी कि 2 × 3/2 इज इक्वल टू 3 साइन बी। ठीक, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर साइन बी इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। ठीक, अब आपको हमने आप टेबल लिखाया था साइन का, तब वहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि साइन की जो वैल्यू होती है 1 वो किसकी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है, दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर ए सी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और साथ ही साथ इन दोनों की लंबाई भी आपकी क्या है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद बोला गया है बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी से लेकर सी तक क्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद बोला गया है बी डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी डी ये क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से समझिए, जब यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2 सेंटीमीटर है तो डी सी कितना बचा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा 5। ठीक, ये आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, अब ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट ए डी का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ये ए से लेकर डी तक इसका मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इसे जो हम करेंगे वो हम कोसाइन रूल से करेंगे। ठीक, तो कोसाइन रूल से कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज की बात कर लें, ए बी डी, इस त्रिभुज की बात कर लें, तो आपको पता है कोसाइन रूल में क्या होता है, ये वाला जो एंगल है इसे हम लेंगे तो यहाँ पर कॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लेंगे, साइड की भुजाओं को लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस कैसे करेंगे हम, सामने वाली भुजा को, तो सामने वाली क्या है ए डी, तो ए डी का स्क्वायर अपॉन क्या करते हैं हम 2 × 4 × 2। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा जो त्रिभुज है ए सी डी, इसमें हम कोसाइन रूल लगा देते हैं। तो इसमें हम लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस कैसे करेंगे हम, सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा है आपकी ए डी का स्क्वायर अपॉन 2 × 4 × 5। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जब एक देखिए हम पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं ए बी सी, पूरे त्रिभुज को ध्यान से समझिए। जब हम पूरे त्रिभुज की बात करें तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब उसकी दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपके समान होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कॉस बी और कॉस सी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी। ठीक, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि जब ये दोनों भुजाएं जब समान हैं तो इनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी आपके समान होंगे।
तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं जैसे कि 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 का 4 माइनस AD स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल टू इसे लेते हैं तो यहाँ पर 16 प्लस 25 माइनस AD का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 5। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, ठीक, माइनस AD का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 2, ठीक, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 और 5 11, 1 हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 41 माइनस AD का स्क्वायर, ठीक, अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 इंटू 5। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, ठीक, इसे हम हटा देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, इसका इंटू इसमें होगा और इसका इंटू इसमें होगा, तो इसमें करते हैं 100 माइनस 5 AD का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 41 दूनी 82 माइनस 2 AD का स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो 100 है यहाँ पर ही रहेगा, माइनस ये कितना है आपका 82, ठीक, इक्वल टू यहाँ पर ये 5 AD है और यहाँ पर ये 2 AD है, तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 3 AD स्क्वायर। ठीक, थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं इसे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 AD स्क्वायर इक्वल टू 18। ठीक, और AD स्क्वायर इक्वल टू 6, तो AD की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ रही है यहाँ पर √6। ठीक, सेंटीमीटर में ही होगा, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना ले हैं, ABC, AC 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 है। इसके बाद BC 8 है, तो BC आपकी ये 8 दी हुई है। ठीक, इसके बाद कोण B 60 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है तब त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए परिवृत्त यानी कि यहाँ पर हम एक वृत्त बना दें, तो इस वृत्त की त्रिज्या हमसे यहाँ पर पूछी गई है। अगर ये मिडिल पॉइंट है वृत्त का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी त्रिज्या कहलाएगी, आपको अच्छे से पता ही है। ठीक, और इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है, आपको अच्छे से पता ही होगा। हमें क्या करना होता है, इसे हम साइन रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। जो भी हमारा एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा लेते हैं, साइन रूल का रूल यही होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये वाला अगर एंगल दिया हुआ है तो इसी के सामने वाली हम भुजा लेंगे। ठीक, और हमसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछी गई है, तो हमने आपको पहले ही बताया था ये किसके बराबर होता है कि 2r के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम ले लेंगे जैसे कि B के सामने वाली भुजा B है, A के सामने वाली A और C के सामने वाली C। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, B अपॉन साइन B इक्वल टू 2r। ठीक, इतना ही हम लेंगे।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है अपॉन साइन 60 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू 2r, ठीक। 5 अपॉन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2r, ठीक। 2r की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10/√3 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 5/√3, ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक। काफ़ी इजी प्रश्न था। हर तरीके के प्रश्न आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जितने भी प्रकार के टाइप आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल, उनसे संबंधित जितने भी आपके टाइप अब तक पूछे जा चुके हैं वो सारे ही टाइप हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, चाहे वो प्रश्न आपका इजी हो, चाहे वो प्रश्न आपका कितना भी हार्ड हो, ठीक। अभी हमें कोऑर्डिनल से संबंधित भी थोड़ी थ्योरी भी पढ़नी है, साथ ही साथ अभी हम इसी क्लास में थ्योरी भी पढ़ेंगे कोऑर्डिनल से संबंधित। उसमें क्या होता है कि आपका जो आंसर आ रहा होता है, जैसे कि आपका आंसर आ रहा है -1/2 और वहाँ पर जैसे कि अब ये आंसर ये आ रहा है आपका और आपसे पूछा गया है यहाँ पर एंगल, तो एंगल जो होगा वो तो आपका डिग्री में देना होगा, 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री जो भी होगा वो आपका एंगल जो होगा वो आपका डिग्री में देना होगा, लेकिन आंसर तो आपका ये आ रहा है। तब आपको ये चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है, इसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, वो चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर जैसे कि आपका डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अगर ये आपका ये वैल्यू जो निकली है तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगी, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगी, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगी या फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगी। कोऑर्डिनेट यानी कि चतुर्थांश होता है, तो किस चतुर्थांश में आएगी, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी होंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 7 सेंटीमीटर और C बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोण B का मान क्या होगा। यहाँ पर आपसे ये भी बोला जा सकता है कि कॉस B का मान क्या होगा, ठीक। किसी भी प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर इस प्रश्न में इसी तरह के जो प्रश्न होते हैं इन्हीं में आपसे पूछा जाता है कि ये किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय में आएगा, तृतीय में आएगा या चतुर्थ में आएगा। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। आपको सबसे पहले तो चतुर्थांश भी सीखने होते हैं कि मतलब कि चतुर्थांश किस प्रकार से होते हैं, और उसके बाद आपको साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ, ये सारे ही ग्राफ सीखने होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम साइन रूल और कॉस रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ को देखेंगे, ठीक। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराएंगे। और ये जो आपका प्रश्न है ये आपका SSC CHSL में पूछा जा चुका है, यही प्रश्न है आपका, यही प्रश्न है, ये कोई भी बदला हुआ प्रश्न नहीं है, सिर्फ यही प्रश्न है जो कि आपका SSC HCL में पूछा जा चुका है, ठीक। तो इसे देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। और इस प्रश्न को वैसे तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हो। जैसे कि यहाँ पर यदि सॉल्व करने की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका ABC, हमें एक त्रिभुज बनाना है ABC, ठीक। ABC हमने त्रिभुज बनाया और आपको अच्छे से पता है कि A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने की भुजा C, ठीक। इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर बोला गया है A बराबर 5, तो ये आपका 5 है, ठीक। इसके बाद B बराबर 7, तो ये B आपका क्या है 7 है। इसके बाद बोला गया है C बराबर 3, तो C बराबर क्या है 3, ठीक। और यहाँ पर आपसे एंगल कौन सा पूछा गया है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉस B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये भी हम बोल सकते हैं, तो ठीक। तो यहाँ पर कॉस B की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, तो कॉस B की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉस B इज इक्वल टू, आपको अच्छे से पता है यदि हम कॉस B निकालना है तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और माइनस कैसे करेंगे हम, सामने वाली भुजा क्या है B, तो यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसे हम माइनस करेंगे अपॉन 2 × 3 × 5, ठीक। यही हमें करना है, ठीक। तो यहाँ पर कॉस B का मान हमारा कितना आ जाएगा 9 + 25 + 49 अपॉन 2 × 3 × 5। यहाँ पर ये आपका माइनस होगा, सॉरी ये आपका माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, ठीक। 34 माइनस 49 अपॉन 2 × 3 × 5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
माइनस का 15 बट्टे 5 या 15 और 15 दूनी 30। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका 30। तो इसमें आंसर क्या निकल रहा है? हमारा आंसर निकल रहा है -1/2। कैसे निकल रहा है? 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो -1/2 निकल रहा है इसका आंसर। और इसका आंसर वैसे हम देखेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? हमारा निकलेगा माइनस का 0.5। ठीक, ये हमारा आंसर निकलेगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑप्शंस हैं आपके डिग्री में, लेकिन ये जो है आपके आंसर जो है ये निकल रहे हैं आपके, ये भिन्न के रूप में निकल रहे हैं आपके। ठीक, तो भिन्न के रूप में निकल रहे हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं? तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर सीखेंगे चतुर्थांश को सीखेंगे, और उसके साथ साथ हम सीखेंगे साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ। ये जो आपका कॉस ग्राफ होता है, ये 0.5 ये कहाँ पर आपका टच करेगा, ये हमें देखना है, उसे हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले यदि इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, देखिए कॉस ग्राफ में ही हम आपको बताएंगे। ठीक, तो तब तक आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कॉस ग्राफ में आपको बताएंगे कि ये कहाँ पर टच करेगा। ठीक, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें चतुर्थांश समझने होंगे। जो चतुर्थांश होते हैं यानी कि क्वाड्रेंट, ठीक, क्वाड्रेंट होंगे, उसे हमें समझना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जब हमने आपको कोड बताया था कि कोड हम कैसे डिफाइंड करते हैं, जैसे कि न्यून कोड कौन सा है, अधिक कोड कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, इसी प्रकार से बताई थी। ठीक, वही हमें ट्रिक यूज करनी है यहाँ पर भी। जैसे कि यहाँ पर एक्स अक्ष होता है, ठीक, और यहाँ पर भी आपका एक्स अक्ष होता है। ठीक, यहाँ पर होगा आपका वाई अक्ष, ठीक, और यहाँ पर भी होगा आपका वाई अक्ष। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर आप, तो यहाँ पर ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। ठीक, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ठीक, हिंदी में भी लिख दिया है, अंग्रेजी में भी लिख दिया है, याद रखिएगा। इसके बाद ये होता है आपका सेकंड, ठीक, इसके बाद ये होता है आपका थर्ड, ठीक, इसके बाद होता है फोर्थ, ये आपका फोर्थ है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर ये ऑल फंक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पर प्लस की वैल्यू होती है। ठीक, यहाँ पर किसकी होती है? प्लस की वैल्यू होती है ऑल फंक्शन के लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, जो कुछ भी हो, सारे ही फंक्शन के लिए प्लस वैल्यू रहती है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर आपका क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक, और यहाँ पर आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है, आपको अच्छे से पता ही होगा, हमने आपको पहले ही बताया था। 0 फिर 90। अब देखिए, इसको आपको याद रखना है, तो आप याद रखिए 0 0 के बाद सिर्फ सीधा ही आप 9 का टेबल पढ़ते जाइए। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 18 यानी कि 180, और यहाँ पर 9 तिये 27, 27 यानी कि 270, और यहाँ पर 36 यानी कि 360 डिग्री। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, 180 से लेकर 270, और 270 से लेकर 360 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक के लिए, साइन और कोसेक के लिए ओनली यहाँ पर क्या रहता है? ये प्लस की वैल्यू रहती है, और यहाँ पर अदर के लिए यहाँ पर माइनस की वैल्यू रहती है। ठीक, याद रखिएगा,
यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका tan एंड cot, इसके लिए आपकी प्लस की वैल्यू रहती है और बाकी के लिए अदर के लिए आपकी माइनस की वैल्यू रहती है, ठीक। और यहाँ पर आप देखोगे कॉस और सेक, इसके लिए आपकी प्लस की वैल्यू रहती है, ठीक, और बाकी सब के लिए माइनस की वैल्यू रहती है, ठीक। यहाँ पर ये चलता कैसे है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये प्लस 90 डिग्री जो होता है वो आपका प्लस रहता है और यहाँ पर 180 डिग्री जो होता है वो माइनस रहता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 180 डिग्री ये आपका प्लस रहता है और उसके बाद यहाँ पर 270 डिग्री ये आपका माइनस रहता है, ठीक। और यहाँ पर आप देखोगे तो 270 डिग्री ये आपका प्लस रहता है और उसके बाद 360 डिग्री ये आपका माइनस रहता है, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको अच्छे से अभी समझ नहीं आई होंगी, तो इसे आप देखिएगा जब हम साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ ये दोनों पढ़ेंगे। तो साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ को देखते हैं और उसमें देखते हैं हमारा जो प्रश्न था उसकी वैल्यू कहाँ पर आती है, ठीक, तो उसे देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो साइन के डिग्री में जो वैल्यू होती हैं एक्स की, जैसे कि साइन एक्स और कॉस एक्स की, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि साइन एक्स की और कॉस एक्स की ये जो वैल्यू होती हैं ये कभी भी +1 से ऊपर और -1 से नीचे कभी भी नहीं जाती, ठीक। तो जब +1 और -1 से कभी भी अधिक नहीं होती तो हम उसे कैसे बनाते हैं ग्राफ को। यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं साइन ग्राफ है। साइन ग्राफ देख लेते हैं। तो साइन ग्राफ में सबसे पहले ये आपका x अक्ष है और ये आपका y है, ठीक। यहाँ पर आप रखोगे, यहाँ पर आपने रखा 1, ठीक, ये आपका प्लस का 1 है और यहाँ पर आपने रखा ये माइनस का 1, ठीक। और यहाँ पर ये रहता है आपका, ये डिग्री रहते हैं, तो यहाँ पर है आपका 0 डिग्री, ठीक। कंफर्म हो गया, इतनी सी चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। ये x, ये y, यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1, और ये +1 से ऊपर और -1 से नीचे कभी भी इनकी मान नहीं जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले 0 से 90, फिर उसके बाद 9 दूनी 18, फिर 9 तिया 27, फिर 9 चौक 36, ठीक। 0 डिग्री से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक। चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब इसके बाद इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। 0 डिग्री और साइन एक्स का मान कितना होगा, देखिए साइन एक्स का मान हम इधर यूँ चल रहे हैं और 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो यहाँ पर है और 0 डिग्री पे से कहाँ पर है, 0 पर ही है। तो 0 डिग्री पे से 0 पर ही है, तो हम यहाँ पर कहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। देखते जाइएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है 90, ठीक है। आप π/2 बोलिए या फिर 90 बोलिए, आपका डायरेक्ट भी काफ़ी एग्जामों में प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि पाई का मान डिग्री में कितना होता है। तो आप हमेशा याद रखिए पाई का मान डिग्री में 180 होता है, ठीक। तो 180/2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। तो वही है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर π/2 रख सकते हो या फिर 90 रख सकते हो, या पाई रखो या 180 रखो या 3π/2 रखो या 270 रखो या 2π रखो या 360 डिग्री रखो, बात एक ही है, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप 90 डिग्री पर क्या बोल रहा है, प्लस का 1 है यहाँ पर। तो 90 डिग्री पर देखिए 90 डिग्री यहाँ पर है तो क्या बोल रहा है, प्लस का 1 बोल रहा है। तो प्लस का 1 देखिए ये यहाँ पर आएगा, ठीक। ग्राफ में आप बच्चे से बनाओगे तो यहाँ पर कंफर्म बिल्कुल सही जगह पर पॉइंट बनेगा, ठीक। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 90 पर क्या है, +1 है, ठीक। अब इसके बाद बोल रहा है वो 180 पर क्या है, 0। तो 180 कहाँ है, 180 यहाँ पर है और 0 की लाइन कहाँ है, 0 की लाइन ये है। तो 180 यहीं पर आ जाएगा 0, ठीक। कंफर्म हो गया।
अब इसके बाद उसने बोला है 270 डिग्री, 270 डिग्री पर क्या है -1, 270 डिग्री पर क्या है -1, तो -1 कहाँ पर है, ये रहा -1, तो यहाँ से ये आएगा इसके सामने, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है वो 360 डिग्री 0, 360 पर कहाँ पर है 0, 0 ये है, यहाँ पर ये आ गया 0, तो 0 ये आ गया। ठीक, यहाँ पर है। अब इसका जो ग्राफ जो बनेगा, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए अब ध्यान से देख लीजिए। ग्राफ यहाँ से हमने यूँ मिलाया, ठीक, और यहाँ से फिर हमने यूँ मिला दिया, फिर यहाँ से हम यूँ गए, ठीक, फिर यहाँ से हमने जो करके मिलाया, ये आपका ग्राफ बनेगा। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे ये आपका 0 डिग्री, यहाँ पर 1 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, ये आपका 0 है, और यहाँ पर क्या है, ये -1 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है आपका 0 है। ठीक, ग्राफ बनाना अच्छे से आ गया होगा। तो ये आपका साइन ग्राफ है, जब साइन की वैल्यू निकलेगी तब उसमें आपको पुट करना है। अब यहाँ पर कॉस ग्राफ क्या होगा, तो देखिए कॉस ग्राफ देख लीजिए, कॉस ग्राफ में क्या होगा, जैसे कि रहता आपका सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, यहाँ पर ये आपका x, ये आपका y, ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपका 0 डिग्री, यहाँ पर आपका +1 और यहाँ पर आपका -1। ठीक, अब इसके बाद 0 डिग्री के बाद यहाँ पर ले लोगे आप 90 डिग्री, इसके बाद 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक, 360 डिग्री तक, यहाँ पर 360 डिग्री तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 0 डिग्री पर क्या है 1 है, तो 0 डिग्री पर 1 यानी कि 0 डिग्री से चल रहे हैं हम, कहाँ पर चल रहे हैं 1 पर चल रहे हैं, तो 1 पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। ठीक, इसके बाद उसने बोला है 90 डिग्री पर क्या है 0, तो 90 डिग्री पर क्या है 0, तो 0 यहाँ पर आएगा। ठीक, ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद 180 पर क्या है -1, 180 पर -1, तो -1 कहाँ है यहाँ पर, तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर इसके सीध में ही यहाँ पर नीचे ले लेंगे यहाँ पर। ठीक, ये हो गया 180 पर 0, सॉरी -1। इसके बाद 270 पर क्या है 0, तो 270 पर 0, तो 0 यहीं पर बन जाएगा। ठीक, 0 यहाँ पर है ना, तो 0 यहीं पर बन जाएगा 270 पर। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है वो 360 पर 1, 360 पर क्या है +1 है, तो ये 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऊपर की साइड इधर आ जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इसका ग्राफ बना देते हैं, जैसे कि इसका बनेगा, तो कैसे बनेगा, यहाँ से आए हम यूँ इस तरह से चले, फिर हमने यूँ मिलाया इसे, फिर इसके बाद हमने इसे यूँ मिलाया, फिर इसके बाद हमने इसे यूँ मिलाया, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है जो हमारी क्या थी, यहाँ पर आप रखोगे, यहाँ पर 1 था, ठीक, यहाँ पर आपका 1 था, और यहाँ पर आपका 0 था, और यहाँ पर आपका -1, यहाँ पर -1 वो हुआ था, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका जो है ये आपका कॉस ग्राफ है। ठीक, अब कॉस ग्राफ में ही हमें उस प्रश्न का आंसर देखना होगा। ठीक, तो उस प्रश्न का आंसर हम कैसे देखेंगे, उसके जो आंसर थे वो क्या थे, एक तो था आपका 60 डिग्री, एक था आपका 90 डिग्री, और एक था आपका 120 डिग्री, और एक था आपका 150 डिग्री। यही तो आंसर थे आपके। ठीक, और उसकी जो वैल्यू निकल रही थी वो वैल्यू हमारी क्या निकल रही थी, तो आपको अच्छे से पता है उसकी वैल्यू निकल रही थी -0.5। ठीक, -0.5 था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर था -1/2। ठीक, यही था ना, यही ऑप्शन में आ रहा था हमारा। अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो देखिए 60 डिग्री और 90 डिग्री माइनस की वैल्यू निकल रही है। सबसे पहली बात तो देखिए माइनस की वैल्यू आ रही है हमारी, तो माइनस की वैल्यू कभी भी 60 और 90 यहाँ पर तो ये कभी भी पुट हो नहीं सकता। ठीक, ये कॉस का ग्राफ है, तो यहाँ पर तो ये कभी भी पुट हो नहीं सकता। ठीक, तो इन दोनों को हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक,
अब इसके बाद देखेंगे आप तो 120 और 150 इन दोनों में आप देखोगे तो हमारा आंसर देखिए, सबसे पहले तो हमारा आंसर देखिए, आंसर क्या निकल रहा है माइनस का 1/2 और ये क्या है आपका 0.5। 0.5 जो है तो आप उसे देखोगे तो देखिए ये माइनस का है तो माइनस का हम यहाँ से चलेंगे तो 0.5 यहाँ पर आपका यहाँ से लेकर 90 से लेकर ये 180 यहाँ तक ही आपका कहीं ना कहीं पर टच करेगा। ठीक, जब यहाँ पर आपका टच करेगा क्योंकि ये माइनस की वैल्यू यहाँ पर आएंगे। ठीक, तो माइनस का अगर यहाँ पर आपका टच करेगा तो आप ध्यान से समझिएगा इन दोनों में से ही आपका एक आंसर होना है। ठीक, इन दोनों में से ही आपका एक आंसर होना है, लेकिन आंसर होना कौन सा है उसे हम ध्यान से देखें। तो यदि हम इसे सॉल्व करें तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका 120 डिग्री। ठीक, 120 को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसे हम तोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा cos 90 और प्लस साइन कितना बचा आपका 30। अब यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, साइन 30 का मान कितना होता है आपको अच्छे से पता होगा। साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। आंसर क्या आ रहा है हमारा 1/2। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद यदि हम इसे चेक करते हैं तो ये आएगा हमारा cos 90 साइन 60। ठीक, साइन 60। अब आपको अच्छे से पता है साइन 60 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 ये होता है हमारा साइन 60 का मान, और यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 1/2। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा आपका 120 डिग्री। यही आपका आंसर रहना है। ठीक, अब आपको यहाँ पर हम कैसे भी कोई भी कैसा भी प्रश्न आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लोगे। चतुर्थांश भी बता दोगे, प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, किस में है, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, हम आशा करते हैं। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट है वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।